दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर टिकी हुई हैं। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संकट बन चुका है। यह संघर्ष जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है, अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया है और दुनिया को एक नए शीत युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। यूक्रेन के शहरों में तबाही और मानवीय संकट ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद नहीं है। यह संघर्ष वैश्विक शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। इसकी जड़ें इतिहास, विचारधारा और भू राजनीति में गहराई से जमी हुई है। यह संघर्ष सोवियत संघ के विघटन और उसके बाद की घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह संघर्ष शक्ति, सुरक्षा और एक राष्ट्र को अपनी नियति तय करने के अधिकार के बारे में गहरे सवाल उठाता है। यह सवाल उठाता है कि क्या कोई देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। इस संघर्ष के कारणों और संभावित समाधानों को समझने के लिए हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं, भू राजनीतिक जटिलताओं और मानवीय पीड़ा का सामना करना होगा जिन्होंने इस दुखद स्थिति को जन्म दिया है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे समझना और समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। रूस और यूक्रेन के बीच संबंध सदियों पुराने और जटिल रहे हैं। इन दोनों देशों का इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है और यह संबंध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। दोनों देशों ने एक साझा इतिहास और संस्कृति को साझा किया है, जिसमें भाषा, धर्म और परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रूस और यूक्रेन के लोग कई सांस्कृतिक त्योहारों और परंपराओं को एक साथ मनाते आए हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कड़वाहट और संघर्ष के दौर का भी सामना करना पड़ा है। इन संघर्षों ने दोनों देशों के बीच गहरे घाव छोड़े हैं, जो आज भी महसूस किए जाते हैं। सोवियत संघ के पतन ने 1991 में यूक्रेन को स्वतंत्रता दिलाई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। हालांकि रूस ने कभी भी यूक्रेन को एक वास्तविक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। रूस ने हमेशा यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना है। उसने यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना और उसके पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते संबंधों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। यूक्रेन के पश्चिमी देशों के साथ संबंधों ने रूस को चिंतित कर दिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जो यूक्रेन का एक हिस्सा था जहां रूसी आबादी का बहुमत था। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का कारण बनी। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का भी समर्थन किया, जिन्होंने यूक्रेनी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस संघर्ष ने यूक्रेन को और अधिक अस्थिर कर दिया। ये घटनाएं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि के रूप में काम करेगी। इस संघर्ष ने न केवल दोनों देशों के बीच, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी तनाव बढ़ा दिया है। रूस ने बार बार नाटो के पूर्व की ओर विस्तार पर चिंता व्यक्त की है, इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए। रूस का मानना है कि नाटो का विस्तार उसकी सीमाओं के पास आकर उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। यह चिंता विशेष रूप से तब बढ़ जाती है जब नाटो के सदस्य देश रूस के पड़ोसी होते हैं। नाटो, एक सैन्य गठबंधन जो शीत युद्ध के बाद बना था, ने अपने कई पूर्वी यूरोपीय सदस्यों को अपने अधीन कर लिया है, जो रूस की सीमाओं के करीब है। यह विस्तार रूस के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन गया है, क्योंकि नाटो के सैनिक और सैन्य उपकरण अब उसकी सीमाओं के पास तैनात हैं। रूस का तर्क है कि नाटो का विस्तार उसके लिए घेराव की भावना पैदा करता है और उसके सुरक्षा हितों को कमजोर करता है। रूस ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है और अपनी सीमाओं पर सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। वह चाहता है कि नाटो पूर्व की ओर और विस्तार न करे, जिसमें यूक्रेन को शामिल करना भी शामिल है। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह उसकी सुरक्षा नीति के खिलाफ है। पश्चिमी देशों का तर्क है कि नाटो एक रक्षात्मक गठबंधन है और रूस के लिए कोई खतरा नहीं है। उनका कहना है कि नाटो का उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और यह किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता नहीं है।
उनका कहना है कि प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था चुनने का अधिकार है, जिसमें गठबंधन में शामिल होना भी शामिल है। पश्चिमी देशों का मानना है कि नाटो में शामिल होने का निर्णय स्वतंत्र और संप्रभु देशों का अधिकार है और यह किसी भी बाहरी दबाव के बिना होना चाहिए। सोवियत संघ के पतन के बाद से यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। देश एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और अपने यूरोपीय पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की आकांक्षा रखता है। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की गारंटी देने के तरीके के रूप में देखा है। हालांकि रूस के साथ चल रहे संघर्ष ने यूक्रेन की इन आकांक्षाओं को पटरी से उतार दिया है। यूक्रेनी लोग ने रूसी आक्रमण के खिलाफ एकता और दृढ़ता का परिचय दिया है। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने और अपने देश की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। सेक्शन 5 युद्ध की वर्तमान स्थिति, एक नजर मैदान पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हमला किया है, जिसमें राजधानी कीव भी शामिल है, लेकिन वे यूक्रेनी प्रतिरोध को पूरी तरह से कुचलने में विफल रहे हैं। यूक्रेनी सेना और नागरिक रूसी आक्रमण का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें पश्चिमी देशों से हथियारों और खुफिया जानकारी का समर्थन मिल रहा है, जिसने उन्हें रूसी सेना को पीछे धकेलने और महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में मदद की है। युद्ध ने पहले ही लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है और हजारों लोगों की जान ले ली है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा मानवीय संकट करार दिया है। सेक्शन 6 कूटनीति के प्रयास, शांति की तलाश में बाधाएं। युद्ध को समाप्त करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि यूक्रेन की तटस्थता, डोनबास क्षेत्र की स्थिति और क्रीमिया की स्थिति पर असहमति बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर युद्ध को समाप्त करने और बातचीत की मेज पर आने के लिए दबाव डाला है। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हालांकि अभी तक इन प्रयासों का रूस के रुख पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। युद्ध जारी है और शांति कब और कैसे आएगी, इसका कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। सेक्शन 7 संभावित समाधान, एक अनिश्चित मार्ग। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का कोई आसान समाधान नहीं है। संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों को दर्दनाक समझौते करने होंगे। एक संभावित समाधान यूक्रेन की तटस्थता हो सकती है, जहां वह किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा, जिसमें नाटो भी शामिल है। बदले में रूस को यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की गारंटी देनी होगी। एक अन्य संभावित समाधान डोनबास क्षेत्र को विशेष दर्जा देना हो सकता है, जो पूर्वी यूक्रेन का एक हिस्सा है, जहां रूसी समर्थित अलगाववादी सक्रिय हैं। इससे क्षेत्र को कुछ हद तक स्वायत्तता मिल सकती है, जबकि यह यूक्रेन का हिस्सा बना रहेगा। सेक्शन 8 वैश्विक प्रभाव, आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक बदलाव। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि की है और वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ाया है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है और विकास धीमा हुआ है। युद्ध ने दुनिया को दो ध्रुवीय शक्ति गुटों में विभाजित करने का काम किया है, एक तरफ रूस और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ पश्चिमी देश। यह नया शीत युद्ध वैश्विक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर हो सकता है, संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था और भी अस्थिर हो सकती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, अनिश्चित भविष्य। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक त्रासदी है, जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। यह संघर्ष पहले ही लाखों लोगों को प्रभावित कर चुका है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जबकि कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि शांति कब और कैसे आएगी।
दोनों पक्षों को दर्दनाक समझौते करने होंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एकजुट होना होगा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, हमें मानवीय संकट को कम करने, आगे की हिंसा को रोकने और एक न्याय संगत और स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया इसका इंतजार कर रही है।